नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जो है कि हिंदी पेडागोजी के अंदर जो है कि क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से उन्हें हल करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक उसे जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्क संगत कथन। तो जो कथन आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक कथन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा आपके सामने कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इस तरीके का अगर क्वेश्चंस कहीं पर भी आए तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको टैग वर्ड्स भी कुछ ध्यान देने होंगे। जैसे कि कंठस्थ वर्ड दिया है, याद करना, कंठस्थ करना, ये बहुत ही निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन में ऑप्शन आए कि बच्चों को नियमों से उदाहरणों की ओर जाना है या उदाहरणों से नियमों की ओर जाना है, ठीक है, तो आप ध्यान दें कि जब भी उदाहरणों से नियमों की ओर जाएं तो वह चीज़ बिल्कुल सही होती है, न कि बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाएं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। उसके बाद बच्चे सूत्रों का प्रयोग करें, नहीं, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा आपकी स्क्रीन पे कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, देख लीजिए याद करने की बात कर दी गई, उन्हें मुहावरे याद हों, या फिर वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो क्या इससे उनके बच्चों के भाषा प्रयोग में दक्षता आएगी? नहीं आएगी। कब आएगी? जब उन्हें बोलने और सुनने की पूरी क्या होगी? आज़ादी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, ये कारण हो सकता है, या उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो इस वजह से, या उसके विचारों में स्पष्टता न हो, या उसे मात्राओं का ज्ञान न हो इसकी वजह से। तो देखिए, इसका जो होगा, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है तो ऐसा वो गलती नहीं करेगी। ठीक है, उसके विचार में और लिखने की गति में सामंजस्य न, तो भी ये गलती नहीं होगी। यह गलती तब होगी जब उसके विचारों में क्या होगी? स्पष्टता नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखेंगे, या सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो देखिए, यहाँ पर कई जो लोग होंगे यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे पहले और चौथे ऑप्शन में। तो इसमें देखिए एक चीज़ दिया है, विभिन्न प्रकार के सिर्फ संसाधनों का सदैव प्रयोग दे दिया है, और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा इन दोनों में जो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सदैव बोला है और यहाँ पर बोल दिया है आवश्यकता अनुसार। तो हमें विभिन्न प्रकार के जो भी दृश्य और श्रव्य संसाधन उनका आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना है। यही सबसे महत्वपूर्ण बनेगा किसमें? समावेशी माहौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास में संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार के संबंध में बात करें अगर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की, तो इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? देखिए, कमजोर कारण की बात की गई है, न कि मजबूत कारण की बात की गई है। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर। तो सबसे जो मतलब कमजोर कारण है, ये सब तो अच्छे कारण हैं, मजबूत कारण है, पर जो कमजोर कारण है वो है कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, क्योंकि उसके यहाँ पर बात की गई है लिखते समय, लिखने की बात की गई है, उसकी यहाँ पे मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। इस वजह से इसको कमजोर जो है कि श्रेणी में रखा गया है, कमजोर कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। देखिए, दोहराने की बात की गई है तो ये बात गलत हो जाएगी। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, देखिए गलत हो गया। इस तरीके से बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। सिर्फ अभ्यास करवाने से नहीं होगा, उदाहरणों को बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये जो है बिल्कुल पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाधक तत्व की बात की गई है। भाषाई प्रयोग के अवसर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इकाई परीक्षण, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक जरूरी है। और भाषा में आकलन, भाषा में आकलन अगर आप करेंगे तो ये जो है कि बाधक तत्व जो है कि बन सकता है। बाकी जो चीज़ें सही हैं ये तत्व बाधक नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। सुंदर लेखन का होना जरूरी है। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान ये भी होना जरूरी है। रसायनों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, किसके? भाषा शिक्षक में आवश्यक। ठीक, क्योंकि भाषा की बात की गई है तो यहाँ पे रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, तो यहाँ पे उनका ज्ञान होना कोई आवश्यक बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, किस तरीके से? चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो बात करें अगर गद्य शिक्षण में तो काठिन्य निवारण किया जाता है चित्र भी दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष भी दिखाकर, मॉडल दिखाकर भी किया जा सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सके। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, या जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, या जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। बात करें उपयोगी की, तो छात्र जिसे सरलता से समझ सकते हैं वो जो है एक उपयोगी होंगी। सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो तो ये भी उपयोगी होंगी। और देशभक्ति की भावनाएं और नीति, हास्य, वीरता, ये सब आप लोग देखते ही होंगे कविताओं में जो है कि निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है कि जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो वो जो है कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, सु बो प ली। सु बो प ली, यानी सु से क्या हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना किस में है? श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसमें है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं ये बात की गई है। तो किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना एक बहुत ही मजबूत कारण है। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना ये भी सही होगा। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना ये मजबूत कारण है। पर जो सबसे कमजोर कारण है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना जो है भाषा आकलन के लिए आप जो है कि महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात करते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे,
उसके बाद दिया है कि उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बड़े जो है कि समूहों के सामने अपनी बात कहने में अटकती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको कि प्रारंभ में वो छोटे छोटे समूह में बात करने के अवसर देंगे, ताकि उसका जो अटकने का है वो चीज़ खत्म हो जाए सिलसिला, और इस तरीके से वो अच्छा जो है कि बोल पाएगी बड़े समूहों के अंतर्गत भी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। किस तरीके से वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या त्रुटियों की उपेक्षा कराकर। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कर पाएंगे जो है संबंधी त्रुटि, वर्तनी जो संबंधी त्रुटि है, तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण कराकर और लेखन अभ्यास करवाकर इन त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। तो यहाँ पर जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, भाषा सिखाने सीखने की बात की गई है, तो यहाँ पे बच्चों की आप भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। अन्य मातृभाषा की जो भी भाषा है उसकी आप उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इस तरीके से आप जो है कि राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वर्णों के उस समूह को जिसका कोई न कोई एक सटीक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। तो अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव, टकराव। देखिए, टकराव की बात करें तो बिल्कुल गलत, अलगाव की बात वो निगेटिव है, और सामंजस्य सही है। पर यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, हिंदी पेडागोजी में ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको कि आज हमने पहले प्रैक्टिस सेट के रूप में किया है। तो वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और जो है कि ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। पसंद आए है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।